जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपसे रूबरू होते हैं तो सबसे पहले यह बताते हैं कि जो विधिक सेवा प्राधिकार है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और जहां कोर्ट अनुमंडल स्तर पर है वहां तक है। जो महिलाएं हैं, किसी जाति धर्म की, ट्रांसजेंडर हैं और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उस तरह के लोगों को मुफ्त विधिक सेवा उपलब्ध कराता है। एडवोकेट भी उपलब्ध कराता है, जरूरत पड़ी तो स्टाम्प ड्यूटी का भी खर्च उपलब्ध कराता है और उनके जो पैनल हैं, उस पैनल में अगर आप पसंदीदा वकील चाहते हैं तो वह भी कोशिश होती है कि वो आपको उपलब्ध कराया जाए। इसका मकसद सिर्फ यह है कि आप न्याय से वंचित नहीं रहें, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है और आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप कोर्ट तक पहुंच सकिए। इतनी ज्यादा सुविधा आपको कर दी गई इस मामले में कि आप घर बैठे अपने डाकिया के माध्यम से भी अपना कंप्लेंट भेज सकते हैं विधिक सेवा प्राधिकार को, टीएलएसए को या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। उससे आपके मामले में पढ़ करके वो कॉग्निजेंस लेंगे और संबंधित अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को नोटिस करेंगे। आज हम बात करेंगे सूचना के अधिकार कानून पर। आप सभी जानते हैं कि जीने के अधिकार के लिए संविधान में आर्टिकल 21 जो है, उसमें एक शब्द लिखा गया है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार हर नागरिक को है। यह मौलिक अधिकार है। गरिमा मतलब डिग्निटी कब रहेगी? यह देश हमारा है, हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है और हम भारत के लोगों को यह जानने का हक है कि कहां क्या हो रहा है। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कुमार वैभव हैं। स्वागत है। नमस्कार। मेरा नमस्कार। हाँ वैभव जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार कानून लाने के लिए आरटीआई लाने का मकसद क्या है? जी, आरटीआई कानून लाने का 2 मकसद है जी। सबसे पहला मकसद है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा मकसद है ट्रांसपेरेंसी। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब सरकारी महकमे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जैसे कि अगर आपको कोई ग्रीवांस था, आपने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन दिया, तो उस कंप्लेन पे क्या कार्रवाई हुई, ये सूचना का अधिकार के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जब एक सरकारी महकमे को आपको ये चीज बताना पड़ेगा तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई और ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फाइल की मूवमेंट हुई, क्या आदेश पारित हुआ, उसकी प्रति आपको आरटीआई एक्ट के अंदर मिल सकती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी हुई। तो ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जिसके लिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया और इसमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, यही सबसे बड़ा इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम और विस्तार में अपने दर्शकों को समझाने के लिए कि हमारे जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, मान लीजिए किसी डैम का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए सिंचाई के लिए कोई नहर बन रहा है या कोई बोरिंग लगाया जा रहा है या कुछ भी इस तरह का डेवलपमेंट स्कीम चलाया जा रहा है। डेवलपमेंट स्कीम्स में क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसका लाइफ लॉन्गेविटी क्या होगी, कितना लाइफ रहेगा, यह भी जानने का राइट हमको है क्या? जी देखिए, आप इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर में कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन का बहुत वाइड डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट में। तो आप जैसे ये सड़क का निर्माण हो रहा है तो आप इसके लिए पूरे टेंडर की कॉपी मांग सकते हैं, आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो ठेकेदार को ठेका दिया गया उसकी कॉपी मांग सकते हैं और ठेका में जो स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या सामान लगाएंगे, क्या डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, ये कितने दिन तक ठेकेदार को मेंटेन करना है, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो कोई भी एक आम आदमी कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में एक आवेदन दे सकता है। और कानून का जो सबसे मुख्य प्रावधान है, आपको ये सूचना क्यों चाहिए, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सूचना का अधिकार है। अब क्या होगा अगर कानून में ऐसा होता कि सूचना आपको क्यों चाहिए आप ये बताएं, तो ये बहुत वाइड और आर्बिट्ररी पावर्स देता पीआईओज को इसको रिजेक्ट करने के लिए। तो कानून का ये एक बहुत अहम प्रावधान है कि आपको ये नहीं बताना है आपको सूचना क्यों चाहिए, आपको सूचना क्या चाहिए आपको ये बताना है, उसके लिए आपको आवेदन देना है
और उसमें 30 दिन का समय सीमा निर्धारण किया गया है कानून में। 30 दिन के अंदर में आप पीआईओ को आपको ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना है जो भी आप आरटीआई एक्ट के अंतर्गत मांगते हैं। हाँ, जैसे कि थोड़ी बहुत सूचना के साथ हम लोग सूचना पर बात करें, रोड कांग्रेस कहता है कि किसी भी सड़क को जब सड़क बना रहे होते हैं तो उसका विड्थ, मोटाई इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पहले से बने हुए घर गड्ढे में आ जाए। इसलिए इतना ही मटेरियल डालिए और सड़क की लाइफ मिनिमम 5 साल होगी, जो इंडियन रोड कांग्रेस और इंटरनेशनल रोड कांग्रेस का मानदंड है। मैंने टेंडर नहीं देखे हैं, लेकिन लगता है कि ये मानदंड वहां पर माने जाते होंगे टेंडर करते समय। उसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाना, उसका स्पेसिफिकेशन और उसकी क्वालिटी की बने सैंपल रखना है, जहां तक मैंने पढ़ा है। आप देखिए कि रोड बनता है, बनने के साथ टूटता चला जाता है। सड़क बनती है, बनने के बाद आप नाला लगाने के लिए सड़क कोड़ देते हैं, कभी पेलवेट बिछाते हैं, कभी टाइल्स बिछाते हैं, कभी कुछ बिछाते हैं। तो पैसा तो हमारा है ना, जनता का पैसा है ना, तो हमको यह जानने का राइट तो है कि यह सड़क बनी तो 6 महीने में, साल भर में टूट क्यों गई, और मेंटेन करने की जवाबदेही किसकी थी? जिसकी जवाबदेही थी उससे मेंटेन कराया गया क्या? अभी जैसे बरसात का सीजन आया है तो हर किसी के पास ये बहाना है कि बरसात के में तो सड़कें टूट ही जाती। कैसे सड़क टूट जाएगी? आप याद करिए, पहले मेट हुआ करते थे जिनकी जिम्मेदारी थी, गड्ढा हुआ तो ला करके मटेरियल उसमें डाल दिया, तुरंत भर दिया। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? क्या कि पैसा तो हमारा लग रहा है, और एक ही सड़क पर जो 1 साल 5 साल चलना था उसमें 4 साल हर बार बना ही रहे हैं, तो पैसा तो हमारा गया ना। आप इस मुद्दे पे, ये एक जनहित का मुद्दा है, इस पे ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इस पे आप कंसर्न ऑफिस से, कंसर्न सरकारी विभाग से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये सड़क किसने बनाया, कब बनाया, कब तक इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, इसको किसे मेंटेन करना है, ये इसने मेंटेनेंस किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है, जानकारी के अभाव पे यू कैन नॉट टेक रिकोर्स टू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानून आपको सशक्त करता है कि आप इस पे जानकारी प्राप्त करें। अब जानकारी प्राप्त करने के बाद आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं कि ये देखिए, ये पब्लिक नहीं, हु इज अकाउंटेबल, कौन अफसर, कौन इंजीनियर, कौन लोग अकाउंटेबल, कौन अकाउंटेबल है। आप इससे ये मांग सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है, ये जानकारी आप ले सकते हैं। और जैसे ही आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स आरटीआई में मिल गए, आप उसका इस्तेमाल करके न्यायालय जा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है? हम अगर कोई सूचना लेना चाहते हैं तो सूचना लेने के लिए हमको किस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, क्या है उसका? देखिए, सूचना लेने की प्रक्रिया जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत है, जब आरटीआई एक्ट 2005 में लागू किया गया था तो उसमें प्रावधान था कि एक्ट लागू होने के पर्टिकुलर डेज में कि सारी जो सरकारी विभाग हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, पीआईओस। तो आज प्राय सारे ही सरकारी विभाग, सरकारी महकमे में पीआईओस का अपॉइंटमेंट हो चुका है, और वो आपको प्रॉपरली डेजिग्नेट किया जाता है और वो बोर्ड लगा के दिखाया जाता है कि ये पर्टिकुलर आदमी पीआईओ। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो आप रोड कंस्ट्रक्शन विभाग में जाएंगे, वहां के पीआईओ में आप एक आवेदन देंगे। आवेदन के लिए जो शुल्क है, आरटीआई रूल्स के अंडर में शुल्क है 10 रुपए का आपको शुल्क देना है, और पर पेज का 2 रुपए का जो शुल्क होता है वो शुल्क आपको भर के प्रिंट का जो लेते समय आपको, जब इन्फॉर्मेशन लेते समय आपको जो शुल्क देना है, उसके बाद वो आप जैसे ही आपने आवेदन दिया, एक्ट में इसका टाइम फ्रेम निर्धारित है कि 30 दिन के अंदर में पीआईओ को आपको वो सूचना देना है। बहुत बार क्या होता है, एक आम आदमी समझ नहीं पाता है, जैसे रांची का रोड है, वो आज हजारीबाग में जाके एप्लीकेशन दे दिया। तो एक्ट में यह भी प्रावधान है कि पीआईओ जिसके जुरिसडिक्शन में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंसर्न आदमी नहीं है, वो सही जगह पे वो एप्लीकेशन को ट्रांसमिट कर देगा। तो जैसे अगर आपने गलती से हजारीबाग में इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो पीआईओ को 5 दिन के अंदर में वो इंफॉर्मेशन, जो भी कंसर्न पीआईओ, उसको वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। 30 दिन में अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या आपके इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज करते हैं, तो आपके पास अपील का रेमेडी है। एक्ट के अंतर्गत आपके पास फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील का रेमेडी है। तो विभाग, हर विभाग में जैसे पीआईओ होते हैं वैसे फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी होता है, आपको फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील का प्रावधान है। और जैसे ही, और अपील के बाद भी एक रेमेडी है एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कमीशन का। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। जैसे कि मान लीजिए आपने आवेदन दिया और कोई पीआईओ ही नहीं है कोई विभाग में, तो आप इसकी शिकायत स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कर सकते हैं। जैसा अगर सरकारी विभाग जैसा अगर स्टेट का है या सेंटर का है, या आपसे ज्यादा पैसे की मांग की जा रही है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, निर्धारित शुल्क से ज्यादा की मांग की जा रही है, तब भी आप इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कानून में ये सेल्फ कंटेन्ड कोड है आरटीआई एक्ट, जिसमें हर तरह का प्रावधान है। और इसमें एक और अहम चीज क्या है कि बहुत सारे लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं,
जो पैसा भी देने की स्थिति में नहीं है, तो उनके लिए कानून में एग्जेम्पशन है। उनको आरटीआई का वो फीस भी जमा नहीं करना, वो अपनी बीपीएल के प्रूफ के साथ जाएं, वो सिंपल एप्लीकेशन दें। और आरटीआई एक्ट में एक और बहुत ही अहम प्रावधान है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आवेदन को भी लिख नहीं पाते हैं, तो वो पीआईओ के पास जाके अपना ओरल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एक्ट ये बोलता है कि पीआईओ को उसको राइटिंग में लिख के उसका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत ही सशक्त कानून है, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका हम कैसे इसका लाभ लें। ये जो कानून है, इस कानून के तहत हमको नहीं चाहिए फोटो को, ये प्रिंट नहीं चाहिए, हमको देखना है, हम अपना फोटो कर लेंगे। आजकल सब किसी के पास स्मार्टफोन है, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो भाई हमको ये फाइल देखनी है, ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, आप डेट बताइए, उस दिन हम आ जाएंगे। ये भी पॉसिबल है। इंस्पेक्शन का भी अधिकार इसमें दिया गया है, मगर देखिए हर विभाग की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो आपको हो सकता है फोटो लेने नहीं दें, क्योंकि उसका मिसयूज होने का बहुत सारा ये कारण हो सकता है। तो आरटीआई के तहत अगर आप डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप इस कानून के तहत डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं, और अगर आपको प्रति चाहिए तो आप प्रति भी ले सकते हैं, नोट ले सकते हैं, उसका फोटो ले जाना कानून के अंतर्गत में नहीं आएगा। अब स्टेट में इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है जी, वैसी स्थिति में डीएलए से क्या मदद कर सकता है, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से क्या मदद ली जा सकती है कि हमने कानून के तहत ये इंफॉर्मेशन मांगा और वहां पर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, इतना लंबा समय हो गया। तो देखिए, आपने अगर एपीलेट रेमेडी को इन्वोक कर लिया है, अगर आप अपील में सक्सेसफुल नहीं हुए, पहले तो आपको एपीलेट रेमेडी में जाना चाहिए। बिल्कुल, आप उसके लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं, और आप कानूनी सहायता नहीं भी लेते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। अथॉरिटी को कितने दिन रखने का समय, कितने दिन में अपीलेट दिलाना है? अपीलेट अथॉरिटी के पास आपको 30 दिन के अंतर्गत में जाना है, और 30 दिन तो हमारा यहाँ खत्म हो गया, 30 दिन, और उसके बाद भी आपको 30 दिन के अंदर एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में जाना है, और वो एपीलेट अथॉरिटी 30 दिन में, अगर 30 दिन के बाद भी अगर आप जाएंगे तो दे हैव द पावर टू कंडोन द डीले। और अगर एपीलेट अथॉरिटी आपको रीजनेबल पीरियड में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तब आपके पास रेमेडी है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाना। और जब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन फंक्शनल नहीं है, तब आपको उच्च न्यायालय के जाने के अलावा आपके पास कोई उपाय बचता नहीं है। आप 226 को इन्वोक करके उच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं कि मेरे पास स्टैट्यूट में रेमेडी है इन्फॉर्मेशन कमीशन जाना, मगर यहां इन्फॉर्मेशन कमीशन फंक्शनल नहीं है, इसलिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, हम इसीलिए न्यायालय की शरण में आए। हाँ, बहुत सारे मामलों में अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है लाइफ से जुड़ा हुआ है, सीधी लाइफ से जुड़ा हुआ है। कुछ तो डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, कुछ लाइफ से जुड़ा हुआ है, कुछ इमरजेंसी है कि हमको सूचना अभी चाहिए। अगर किसी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में सलाइन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, या ऑपरेशन फीस लेकर के हो रहा है, हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए कि हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उस तरह की इन्फॉर्मेशन में, या हमारे किसी व्यक्ति को थानेदार उठा के लेके चले गए, जबकि एज पर रूल उनको यह बताना चाहिए कि आप कौन है, कहाँ से आए, किस थाना से आए हैं, उठा के ले जा रहे हैं, तो उसके साथ कोई व्यक्ति जाएगा या एडवोकेट जाएगा उसका, ये प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा। तो इसी स्थिति में हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से मांगे और कैसे अपने को ये करें, सेव करें? आप मान लीजिए, जैसे एक्ट में एक और प्रावधान है, पर्सनल लिबर्टी से कंसर्न अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जहां तक हो सके जल्द से जल्द प्रोवाइड करना है, 48 आवर्स के विद इन प्रोवाइड करना है। तो आपको कंसर्न पीआईओ को आपको पता करना पड़ेगा। जैसे थाने लेवल पे तो पीआईओ होगा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का पीआईओ होगा, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के कंसर्न पीआईओ के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो पीआईओ के पास आपको जाके एक आवेदन देना पड़ेगा कि ये लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित मामला है, हमको उसकी जानकारी चाहिए। और अगर वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो या वो एंटरटेन नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो एक्ट की प्रक्रिया है उसके तहत या तो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएं, या इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप अपना कंप्लेन दाखिल करें। इस कानून में एक अहम चीज क्या है कि ये कानून को सशक्त बनाने के लिए कानून में क्या प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है कि अगर आप डिले करते हैं इन्फॉर्मेशन देने में तो 250 रुपए पर प्रतिदिन की पेनल्टी है, मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी है। तो कोई पीआईओ अगर जानबूझ के अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप उसकी शिकायत इन्फॉर्मेशन कमीशन से कर सकते हैं। तो दैट पीआईओ स्टैंड्स द रिस्क ऑफ गेटिंग इम्पोज्ड द पेनल्टी ऑन हिम। तो ये कानून को, ये जो प्रावधान है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसी के लिए एक्ट में पेनल्टी का भी प्रावधान है। जैसे हाई कोर्ट में हम अपील में जा सकते हैं, या हाई कोर्ट को यह कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत हमारे आदमी को उठा के ले गया, और ये एक्ट के तहत नहीं, हमारे आदमी को उठा के ले गया कोई आदमी,
वो उसका पता नहीं चल रहा है, पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस कह रही है हमको नहीं पता है, कौन पुलिस आई थी हमको नहीं पता है, तब वैसी स्थिति में हमारे पास इंफॉर्मेशन कमीशन भी नहीं है, हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ये लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। लाइफ से जुड़े हुए सवाल है। तो आपने एक बार जैसे आरटीआई का एप्लीकेशन दे दिया, हाँ। आपके आदमी को किसी ने ले गया, तो ये तो सीधा सीधा विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। आपने बताया कि एक तो डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस है, वहां पर कोई पीआईओ होगा उसको दे सकते हैं। जी। आजकल तो बहुत सारा जमाना है जिसमें कि पोस्टर लगे रहते हैं, जिसमें नंबर लिखा रहता है कि एसपी का नंबर ये है, दुर्गा जी का नंबर ये है, फलाना का नंबर ये है। उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में टाइम और डेट अपने आ जाता है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसका इस्तेमाल करके हेबियस कॉर्पस में जा सकते हैं। जी, जाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। कोई भी आपको बिना कारण बताए विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ उठा के नहीं ले जा सकता है। तो कानून का बेसिक मुद्दा यही है, आरटीआई का बेसिक मुद्दा यही है कि जन को सशक्त बनाना, कि आपके पास जब इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी आती है। अब जो सरकारी फाइल्स में क्या एंट्री हो रही है, होता क्या है कि कई क्लास अपने हिंदुस्तान में हो गए हैं। संविधान यह कहता है कि समानता का अधिकार, लेकिन कई क्लास है जिसकी जिस तरह की कुर्सी है उस क्लास में है। तब तक जब तक वो हम आम आदमी था तब तक वो हमारे साथ था, कुर्सी मिलते ही कुर्सी का आदमी हो गया वो। तो वो कुर्सी का आदमी हो जाने के बाद जनता के पेन को समझता नहीं है, और वह नहीं समझता है कि यह मुल्क जिसके लिए वो मांग कर रहा है उसका भी है जी। और उसके भी सड़क और नाली का पैसा उसके भी टैक्स से गया हुआ है। यह बात कौन समझाएगा? जब तक वो समझेगा नहीं तब तक इंफॉर्मेशन देने के प्रति कीन नहीं होगा, उदार नहीं होगा। जब उदार नहीं होगा तब हम बैठे हुए हैं कुर्सी पर, हम नहीं देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आपका एप्लीकेशन ऐसा है, आपका एप्लीकेशन वैसा है, आपने जो सूचना मांगी घुमा रहे हैं आप, जलेबी जो बनाना कहते हैं फाइल में जलेबी बनाना। तो उस समय हमको इमीडिएट हेल्प चाहिए जी। उस हेल्प में विधिक सेवा प्राधिकार हमको क्या हेल्प कर सकता है? विधिक सेवा प्राधिकार आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए मदद कर सकता है, आपको लीगल एड दे सकता है, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए। अप्रोप्रिएट केसेस को फैक्ट्स बेसिस पे देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या ग्राउंड है जाने के लिए, आपके पास क्या ग्राउंड है। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बोलती हैं कि कोई भी न्यायालय में जाने के लिए, लीगल एड लेने के लिए आपको एक प्राइमा फेसी केस होना चाहिए। प्राइमा फेसी केस को डॉक्यूमेंट वाइज आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल कि भाई आपने कब एप्लीकेशन दिया, कितने दिन बीत गए, आप एपीलेट अथॉरिटी नहीं है यहाँ, अगर तो आप एपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन कमीशन फंक्शनल नहीं, आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, तब आपके पास उपाय है कानून में, आप हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में। तो ये हर मामले को अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करके पहले आपको अपने एक्ट का जो जानकारी मैंने दी, वो एक्ट का आपको हर रेमेडी को फॉलो करना पड़ेगा। और जहां जो सर्कमस्टांस में एक्ट की रेमेडी फॉलो नहीं हो सकती, उन केसेस में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। जैसे कई सारे मामलों में हमको याद है कि सुप्रीम कोर्ट तक छुट्टी के दिन आकर के बैठी है और बैठ करके उसने रूलिंग्स दी है कई सारे मामलों में। जी। झारखंड हाईकोर्ट का हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद एक या दो दृष्टांत यहाँ भी है। तो इस तरह के मामलों में जहां जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, उस तरह के मामलों की संबंधित कंसर्न ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, एसपी ऑफिस से हमको नहीं इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पीआईओ से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। हमको इमरजेंसी है कि हमको हेल्प चाहिए विद इन 24 आवर। जैसे बहुत सारे मामलों में जैसे ही घटना घटती है तो झालसा डालसा जो है अपने तरफ से सेक्रेटरी या किसी को भेज करके वो तुरंत उसका पता करते हैं कि क्या फॉलोअप हो सकता है, उसको तुरंत मदद क्या चाहिए, मदद करते कराते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को जोड़ के कोऑर्डिनेट करा करके। वैसी स्थिति में अगर हमको मदद चाहिए तो हमको सीधे एडवोकेट को पकड़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, हाई कोर्ट जाने के लिए, या एडवोकेट की मदद से या झालसा की या डालसा की मदद से हमको रिमेडी हो सकती है कि हाँ यहाँ आप जाइए, यहाँ इस तरह से करने में आपसे नहीं हो रहा है तो हम फोन से बात करते हैं और हम इस मामले को कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए, लीगल एड का एक बहुत वाइड कनोटेशन होता है। जैसे लीगल एड सिर्फ न्यायालय में मामला दायर करने तक सीमित नहीं है, प्रॉपर कानूनी सलाह देना भी एक प्रकार का लीगल एड है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में जो पैनल लॉयर्स होते हैं, वहां बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं और उनको जानना है कि भाई ऐसे सर्कमस्टांस में मेरे पास रेमेडी क्या है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीजों की उनकी जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप्स बहुत सारी झालसा और डालसा के द्वारा कराई जाती है कि लोग को भाई सही कानून की जानकारी हो और हमें रेमेडी कैसे लेना है। हम जिनके लिए बात कर रहे हैं उनको यह जानना बहुत जरूरी है जी, कि जहां आपको लगता है कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, वहां दरवाजा खोलना है जी, इस अंधेरे में टॉर्च जलाना है। तो हम उनके लिए टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि अब इसके आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा,
ये बढ़ने का रास्ता यहाँ है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कानूनी आप लीगल एड ले सकते हैं कि हमें हमारे इस फैक्ट्स में हमारे पास क्या रेमेडी है। पहला आपका जो हैंडीकैप था, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने का, जानकारी नहीं होने का वो अभाव जो था, वो ये एक्ट से बहुत हद तक इसे रिड्रेस किया गया है। अब सरकारी विभाग भी इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं कि ये जो पीआईओ, अब आप देखिएगा प्रायतः सारे सरकारी विभाग की वेबसाइट्स होती हैं, क्योंकि जब आरटीआई एक्ट लागू किया गया था उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर के नॉर्म्स थे कि जब ये एक्ट लागू होने के 120 दिन के अंतर्गत सारे सरकारी विभाग को अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, जो भी बहुत सारी चीजें जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है उसको आपको पब्लिश करना है। तो अब आप देखिएगा जैसे झारखंड सरकार की बहुत सारी अलग अलग विभाग की वेबसाइट्स हैं, जहां पे जैसे टेंडर नोटिस हुआ, रेगुलर टेंडर नोटिस हैं, ऑफिस के सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशन है, सारी अपलोड की जाती हैं। अब झारखंड का जो गैजेट आता है, गैजेट की भी प्रति आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, सेंट्रल का भी गैजेट और झारखंड की भी गैजेट। तो थोड़ी सी जानकारी के साथ में लोग बहुत सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं और किनसे सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं? जी, अब एक्ट में जैसे जो भी सूचना, एक्ट में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कंसर्न कोई इंफॉर्मेशन मांग लेता है, बहुत सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल इसमें ट्रीट किया गया है, और बहुत सारे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस एक्ट के एम्बिट से बियॉन्ड रखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में आपको इंफॉर्मेशन डिनाई किया जा सकता है। और जहां तक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का सवाल होता है, जैसे आपने इंफॉर्मेशन दिया कि मुझे आपके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो एक्ट में यह भी प्रावधान है कि जो पब्लिक डोमेन के इंफॉर्मेशन है, पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज के इंफॉर्मेशन है, वो आपसे संबंधित अगर हैं तो वो दिए जा सकते हैं, मगर उसके पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि देखिए आपसे संबंधित ये जानकारी ये पर्सन मांग रहा है। तो आपके पास एक राइट है, उसमें भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो एक्ट में कैटेगरिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं, जो जैसे आपका कैबिनेट की जो डेलिब्रेशंस होते हैं, इंटरनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डेलिब्रेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं मांग सकते हैं एक्ट में। उसी तरह अदालतों से कुछ चीजें मांग सकते हैं, कुछ चीजें नहीं मांग सकते। जी, जैसे अदालत से आप देखिए, अदालत की सारी प्रक्रिया, जैसे उच्च न्यायालय इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सारी आप जैसे जो भी आपकी ये होती हैं, आदेश की प्रति सारी वेबसाइट्स में, मैक्सिमम आदेश की प्रति सारी अपलोड की जा सकती है, वहां से आप निकाल सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी का भी प्रावधान आ गया है। अब जो इंटरनल, जो जजेस के इंटरनल डिस्कशंस हैं, इंटरनल कमिटी मिनट्स हैं, वो सारी चीजें आरटीआई के बियॉन्ड है। पुलिस के बाद से यह मांग सकते हैं क्या कि फला अपराधी की तलाश कितने दिनों से जारी है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? जी, आप मांग सकते हैं। आप पुलिस, ये पब्लिक फंक्शन है। आप पर्टिकुलर, जैसे एक पर्टिकुलर केस है, अब अगेन आपको अगर उसका कोई भी, आपको जैसे अब उस केस की चार्जशीट की प्रति चाहिए, एफआईआर की प्रति चाहिए, तो वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोर्ट में जाके, न्यायालय में आप जाके सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए कि भाई यहाँ कितने क्राइम हुए, यहाँ कितना किलो ड्रग का सीजर हुआ, यहाँ कितने लोग को आपने अरेस्ट किया, तो ये सारी जानकारी आप पुलिस से ले सकते हैं। आप अगर ये भी ले सकते हैं कि बस इस जिला में कितना मर्डर का केस हुआ, इस जिला में कितना एफआईआर हुआ, तो ये सारी आंकड़े आपको आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत दिया जा सकता है। वैसे भी तो उनको अपने सूचना पट पे ही दर्शाना है, रेगुलर वे में दर्शाना है, वो भी उनको दर्शाना है। मगर बहुत बार क्या होता है, जैसे सूचना पट में कुछ दर्शाया है, अब किसी को न्यायालय जाने के लिए कोई से डॉक्यूमेंट्स की, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो पुलिस के यहां भी आरटीआई पे जा सकते हैं और ये चीज को मांग सकते हैं। हम तो यह भी जान सकते हैं, या पब्लिक यह भी जान सकती है, जानने का अधिकार है क्या कि हमारे यहाँ हमारे जीने के लिए जो निहायत जरूरी चीजें हैं, पानी, हवा, भोजन, इसकी जो व्यवस्था है, कि पानी की आपूर्ति की क्या व्यवस्था है, जी, आप या पानी की उपलब्धता की क्या व्यवस्था है। आप ये कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जाके आप आवेदन दे सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कितना रकम खर्च किया और उसमें क्या क्या किया, और कहां कहां पानी मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये जानने का राइट तो हमको बनता है। जी, आपको बनता है। हाँ। अब सब चीज को आपको इंफॉर्मेशन के दायरे में लाना पड़ेगा। बिजली डिपार्टमेंट छूट देती है, नगर निगम छूट देता है पानी में कि इतना तक हम आपको पानी देंगे, इतना लीटर तक पानी फ्री रहेगा, इतना मीटर तक आपका बिजली फ्री रहेगा। आप 2 महीने 3 महीने में अगर बिजली बिल दीजिएगा तो 2 महीने 3 महीने में तो एकोमोडेट हो जाएगा। तो जो हमको फ्री मिलना चाहिए जनता को, तो ठगी हो गई उसके साथ।
तो ये हम इन्फॉर्मेशन तो मांग ही सकते हैं। हाँ, ये आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। हाँ। आपको उसको इन्फॉर्मेशन के दायरे में लाना पड़ेगा। हाँ। अब जैसे आप कोई सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की चीज मांगेंगे, वो इन्फॉर्मेशन के दायरे में नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं आपको फैक्ट का इन्फॉर्मेशन मांगना है। फैक्ट का इन्फॉर्मेशन भाई, ये आप कितने यूनिट बिजली की आप सब्सिडी देते हैं, कौन से आप आदेश के तहत देते हैं, कौन से कानून के तहत देते हैं, कौन सी पॉलिसी के तहत देते हैं, उसकी प्रति दी जाए। तो आप ये मांग सकते हैं। ये सदन चल रहा है, तो सदन चल रहा है, विधायक हमारे वेतन से, ये हमारे टैक्स से वेतन पाते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, और सदन नहीं चल रहा है, तो हम तो ये पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, राइट तो हमको है ना भाई, कि सदन कितने दिन चला, इस पर कितना खर्चा हुआ। जी जी, आप एकदम मांग सकते हैं। और कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या हुआ, उसमें से निकाला क्या। आप सदन से ये पूछ सकते हैं, ये कार्रवाई कितने दिन चली, और ये कार्रवाई में कितने विधेयक पारित किए गए, कितने विधेयक खारिज हुए, कितने विधेयक पे डिस्कशन हुआ। ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें वेबसाइट्स पे भी आजकल अपलोड की जाती हैं। जो बिल्स फॉर डिस्कशन हुआ, कोई विधेयक पारित होना है। आज कानून की बात में आरटीआई के बारे में जितना कुमार वैभव ने आपको बताया, समझाने की कोशिश की, आरटीआई आपके लिए बना है और आपको लाइफ विथ डिग्निटी के लिए बना है, और इसलिए कि आपके टैक्स से ही एक एक पैसा पहुंचता है वहां पर, और वही पैसा खर्च होता है। जब आप इग्नोर करेंगे डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में, सरकारें जिस ढंग से चल रही है, शासन व्यवस्था जिस ढंग से चल रहा है, और आप नहीं जानकारी करेंगे, तो जानकारी मिलने के राइट का आप खुद, जो आपका कर्तव्य बनता है, वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, तब बेहतर और सुंदर देश बनाने की कल्पना कैसे करेंगे। सुंदर देश हमारा हो, इसलिए आपको सोचना चाहिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।